खबरें तफसील से। वादी कश्मीर में कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने फिर छापेमारी अंजाम दी है। एनआईए ने आज सुबह कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के दफ्तर पर छापा मारा है। श्रीनगर के अमीरा कदल ब्रिज के करीब इस तंजीम का दफ्तर वाक़ है। एनआईए एहलकारों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि वादी में मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आए रोज एनआईए इस तरह के छापे मार रही है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से उबूरी राहत दे दी है। फिलहाल परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी जिम्न में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत और सीबीआई को नोटिस भी जारी कर दिया है। अमरावती में एक मरतबा फिर से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। बीजेपी की जानिब से जेल भरो आंदोलन और वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन के लिए एहतजाज की कॉल के बाद अमरावती के पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के तहत अमरावती में एक जगह 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा बाजार खुले रहेंगे और शॉपिंग की जा सकेगी। समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक लगातार नए इंकशाफात कर रहे हैं। नवाब मलिक ने आज ट्वीट करके समीर वानखेड़े के निकाहनामे से जुड़ी तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि समीर वानखेड़े निकाहनामे के पेपर पर दस्तखत कर रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं, लेकिन दर्ज फहरिस्त जात के जुमरे से होने का दावा करके मरकजी हुकूमत की नौकरी हासिल की। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई गई है। शहर के इको गार्डन में यह महापंचायत हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जमान राकेश टिकैत ने आज कहा कि मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए और एमएसपी की गारंटी पर जल्द कानून बनाना चाहिए। आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं, सरकार उनको मुआवजा दे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिस तरह ज़राई कवानीन को हुकूमत ने वापस लेने का ऐलान किया है, ठीक उसी तरह मरकज को सीएए को भी मनसूख कर देना चाहिए। ओवैसी ने धमकी दी है कि अगर मरकजी हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो फिर से सीएए मुखालिफ एहतजाज शुरू किए जाएंगे और शाहीन बाग बनाए जाएंगे। मुतालबा करते कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। हम खुद आएंगे यहां पर। एमआईएम ने उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में उनकी पार्टी 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इसी तनाजुर में एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली के साथ न्यूज 18 ने खुसूसी बातचीत की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। शौकत साहब, किस तरह से चुनाव में आप लोग आएंगे और ख़ास करके कानपुर की बात की जाए या कानपुर की सीटों की बात की जाए, जिस तरह की चर्चाएं हैं उस पर किस तरह की आप? देखिए, कानपुर शहर हमारे लिए बहुत अहम है और कानपुर की हम तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पहले कहा है कि हम 100 सीटों को आइडेंटिफाई करके उस पर हम काम कर रहे हैं और लगभग 70% हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जो भी कमी है इंशाअल्लाह ताला उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे, लड़ेंगे और मजबूती के साथ। अगर हम चुनाव में अकेले जाएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत अलायंस बने जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और एमआईएम पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा हो। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लोग एमआईएम पार्टी से अलायंस करेंगे, जबकि एमआईएम पार्टी चाहती है। अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो 100 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे।
शौकत साहब, एक चीज़ और की चर्चाएं हैं कि आप कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा क्या कुछ? देखिए, ये पार्टी फैसला करेगी। अगर हमारी पार्टी के लोग चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मशवरा लेंगे। अगर उनकी इजाज़त होगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, कोई इशू नहीं है। चुनाव तो लड़ना ही है, और लड़ेंगे नहीं तो फिर मुकाबला कैसे होगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ शौकत साहब मौजूद थे, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव में वो अगर अकेले उत्तर प्रदेश के चुनाव में होंगे तो 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। कानपुर से संदीप सरदार, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत के 3 सदर मुकाम के बिल को वापस लेने का ऐलान किया है। एडवोकेट जनरल ने रियासती हाई कोर्ट को बताया कि हुकूमत 3 सदर मुकाम के बिल को वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, रियासती काबीना की इमरजेंसी मीटिंग के बाद वजीर आला इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि जगन हुकूमत ने रियासत के 3 सदर मुकाम अमरावती को लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव और करनूल को जुडिशियल कैपिटल बनाने का मंसूबा बनाया था। अमरावती की आवाम हुकूमत के फैसले के खिलाफ है। अमरावती परिरक्षणा समिति और जेएसी एक रियासत एक सदर मुकाम की मांग करते हुए गुज़िश्ता 700 से ज्यादा दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सैलाब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। आवाम को नकलो हमल में मुश्किलात पेश आ रही है। जिला अनंतपुर के हिंदूपुर में एक प्राइवेट बस ब्रिज पार करने के दौरान फंस गई, जिसमें 30 अफराद सफर कर रहे थे। मकामी आवाम की मदद से तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत बस से बाहर निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पीर को हिंदुस्तानी फिजाइया के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से नवाजा। बालाकोट फिजाई हमले के एक दिन बाद पाकिस्तानी फिजाइया के F-16 लड़ाका तैयारे को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को इस माह तरक्की दी गई। अभिनंदन को वीर चक्र देने का ऐलान पहले ही हो चुका था। इससे कबल उन्हें पाकिस्तानी फिजाई दरअंदाजी रोकने पर शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। अभिनंदन के अलावा सिपर प्रकाश जाधव को बादजमर्ग कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को खत्म करने के ऑपरेशन में उनके किरदार के लिए दिया गया था। साथ ही मेजर विभूति शंकर धौंडियाल को भी बादजमर्ग शौर्य चक्र से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड 5 अगस्त 5 दहशतगर्दों को हलाक करने और 200 किलोग्राम धमाकाखेज मवाद बरामद करने के ऑपरेशन में उनके किरदार पर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव का आज 82वां यौम पैदाइश है। लखनऊ में वाक़ई पार्टी दफ्तर में मुलायम सिंह यादव की सालगिरह तकरीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। तकरीब में मुलायम सिंह यादव समेत पार्टी के सदर अखिलेश यादव के अलावा पार्टी लीडरान और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी लीडरान और कारकुनों ने मुलायम सिंह यादव को मुबारकबादें पेश की। वाज़ेह रहे कि मुलायम सिंह यादव की पैदाइश इटावा जिले के सैफई देहात में 22 नवंबर 1939 को हुई थी। बाद नमाज मगरिब शुरू होगा। उर्स में शिरकत के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कई ममालिक से ज़ायरीन दरगाह पहुंचे हैं। उर्स में कोरोना कवानीन का भी खास ख्याल रखा गया है। ज़ायरीन ने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर चादर, फूल चढ़ाए, मन्नतें मांगी और अल्लाह से परेशानियां दूर करने की दुआएं भी की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आज शाम को मगरिब के बाद 718वां उर्स शुरू हो जाएगा। इसमें दुआ होगी और उसके बाद कल फिर एक इशा के बाद कुल होगा जिसमें दुआ की जाएगी। और 24 तारीख को यानी बुध को बड़ा कुल होगा सुबह 11 बजे, उसमें भी दुआ की जाएगी। उसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर आते हैं और उनसे इल्तजा करते हैं कि अल्लाह से दुआ करें और उनकी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा किया जाए। और उसके लिए लोग यहाँ पर अपना सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं। कुछ लोग फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग चादर चढ़ा रहे हैं। जिसकी जो मन्नतें हैं वो यहाँ चादर और फूल चढ़ाकर मांग रहे हैं।
औरतों का अंदर मज़ार पर जाना पाबंदी है, तो लेकिन इसके बावजूद जो औरतें हैं वो अपनी मन्नत का धागा जाली पर बांधती हैं। यहाँ से वो अपनी दुआ करती हैं कि हज़रत अल्लाह से दुआ करें कि उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको दूर कर सके। आज यहाँ पर पाकिस्तान से भी करीब 60 या 70 लोगों का एक डेलीगेशन है, वो आया है। वो अलग अलग ग्रुप्स में आ रहे हैं और यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर की जाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी खासकर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से इस बार के उर्स में कव्वाली नहीं की जा रही और इसके अलावा लोगों को ज्यादा भीड़ न हो उसका भी खास इंतजाम किया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते रहें। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर इंतजाम में लगे हुए हैं कि लोगों को एक सिस्टम बना है उसके तहत काम करें, ज्यादा भीड़ ना करें, कोरोना प्रोटोकॉल्स जो हैं कोरोना के उनका पालन किया जा सके। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से ट्रकों का दाखिला 26 नवंबर तक बंद रहेगा। दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला लिया है, ताहम जरूरी खिदमात में मसरूफ ट्रकों को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। इसी के साथ ही अगले अहकाम तक दिल्ली हुकूमत ने पहले ही तमाम स्कूलों को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस और बोर्ड के इम्तिहानात जारी रहेंगे। दिल्ली हुकूमत ने आज से पर्यावरण बस सेवा शुरू की है। इसके तहत 541 बसें चलाई जा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने के मकसद से माहौलियाती बस सर्विस चलाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। ट्रकों पर पाबंदी लगा दी गई है। लगातार दिल्ली सरकार वो तमाम इंतजाम कर रही है जिससे बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। और इस वक्त अगर आप तस्वीरों में भी देखें तो जिस तरीके से लगातार सड़कों पर निजी वाहन लेकर लोग निकल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों से ये भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और इसके लिए पर्यावरण बस सेवा की शुरुआत भी आज से की जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है और इस समीक्षा बैठक में तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है। उनसे पूछा जाएगा कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो चीज़ें शुरू की गई थी वो कहां तक पहुंची है, उनका क्या कुछ कारगर यहां पर निकल कर आया है और इसके साथ बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए क्या कुछ और चीज़ें दिल्ली में की जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तमाम कवायदें यहां पर करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गाजियाबाद की आबो हवा का मेयार भी इस वक्त ठीक नहीं है। इंतजामिया फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए तमाम इंतजाम कर रही है। इंतजामिया फायर डिपार्टमेंट की मदद से स्प्रे का काम कर रही है। गाजियाबाद के चीफ फायर ऑफिसर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों पर और पेड़ों पर स्प्रे किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट न सिर्फ आग बुझाने बल्कि आलूदगी को कम करने के लिए भी तैयार है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। इस समय वायु की जो गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो आबो हवा 350 से ऊपर का आंकड़ा इसमें देखा जा सकता है। जो एक्वाई है प्रदूषण का वह बेहद ही खराब है। कोविड काल में देखा गया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने सैनिटाइज की थी और इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए फायर विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। बात करते हैं चीफ फायर अधिकारी सुनील कुमार सिंह से, किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है प्रदूषण को कम करने के लिए। ये जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर गाजियाबाद जनपद में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां कर्मचारियों के साथ लगाई गई हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके हैं गाजियाबाद जनपद में, जैसे कि संजय नगर, वसुंधरा, आपका इंदिरापुरम, कौशाम्बी, वैशाली, इन इलाकों में फायर सर्विस की गाड़ियां जो पेड़ पौधों पर काफ़ी धूल जमी हुई है उनको जो है पानी का छिड़काव करके उनको साफ करने का काम कर रही हैं। कोविड काल के दौरान भी देखा गया था कि फायर कर्मचारियों ने किस तरह से मेहनत की थी और सैनिटाइज किया था जगह जगह जाके, और अब देखा जा रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए भी तो कितनी चुनौतियां रहती हैं। देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। हम लोग 24 आवर जो है 24 घंटे हमेशा हमारी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां हैं जनपद में 15, सब तैयार रहती हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, चाहे वो आग हो या कोई किसी तरह की आपदा हो, चाहे दुर्घटना या रेस्क्यू कुछ भी हो,
और उसी तरह जो है कोविड काल में भी शासन द्वारा जो है ये चुनौती में हम लोगों को लगाया गया था कि सैनिटाइजेशन का कार्य में उसको बखूबी किया गया। और उसके बाद अब जो प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए भी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है। चीफ फायर अधिकारी सुनील कुमार सिंह हमारे साथ थे। ये जो फायर की गाड़ियां वे आग बुझाने के कार्य में तो आती है, साथ ही साथ प्रदूषण को कम करने, अगर कोरोना काल में देखा जाए उसको भी लेकर हमेशा चुनौतियां बनी रहती है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में मस्जिदों के तहत समाजी खिदमात का सिलसिला जारी है। यहाँ की मुबारक मस्जिद में कानों और नाक के इमराज की तशखीस और इलाज के लिए मुफ्त कैंप मुनक्किद हुआ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, सभी ने यहाँ पहुंचकर इस तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा किया। मुबारक मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना सैयद तलहा ने कहा कि इस्लाम अमन व अमान का मजहब है, इंसानियत की खिदमत करने की तरगीब देता है। लिहाजा मुबारक मस्जिद के तहत इलाके के मुस्लिम नौजवान वक्त वक्त पर तिब्बी, समाजी और फलाही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन खिदमात की वजह से इलाके में अमन व इत्तेहाद का माहौल है। मुख्तलिफ कैंपों के ज़रिए से और मुख्तलिफ खिदमात के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और आइंदा भी जारी रखेंगे। यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, गैर भी आते हैं और सारे इससे इस्तिफ़ादा करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। यही हमारी बुनियादी मकसद ये है कि इस खिदमत के ज़रिए से हम ये बताएँ कि इस्लाम अमन व अमान का मज़हब है, मुसलमान अमन व अमान चाहते हैं और शांति चाहते हैं और हर एक की खिदमत करना चाहते हैं, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं। ये हॉस्पिटल क्लिनिक में जाके ये आरोग्य में और चिकित्सा लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा दोस्त लोग और मस्जिदी आवरण में इतना अच्छा से फ्री कैंप कर रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। सारे मोहल्ले के नौजवान, मोहल्ले के मुसल्लियाँ और ज़िम्मेदारान ट्रस्ट, इन सब के इत्तेहाद के लिए ये काम किया हो जा रहा है। और गैर कौम भी हमारे यहाँ बहुत से आ रहे हैं, हिजामा कैंप के लिए भी आ रहे हैं। वैक्सीन भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सब की कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है, इस बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इसके दो रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्पररी ट्रेंड से आगे जाकर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हैं और ये प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत, आदाब।